तो हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज डाटा सफिशिएंसी की बात करते हैं यार। इसके प्रीवियस से क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2. कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स? ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है? m प्लस n इज मोर देन mn एंड m इज मोर देन n. द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24. m इंटू n जो है वो 24 दिया हुआ है. द क्वेश्चन कैन बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन. The question can be answered by using either statement alone. The question can be answered by using both statement together but cannot be answered using either statement alone. The question cannot be answered even by using both the statement together. So हमारे पास क्या हुआ? अगर हम m प्लस n जो है mn से ज़्यादा है एंड m इज़ मोर देन n दिया हुआ, तो हमको क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m एंड n. ठीक है भाई। सो स्टेटमेंट 1 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है? m प्लस एन इज मोर देन एम एन. सो ये जो मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है यार, है ना. मीन्स n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, m की वैल्यू 2 भी हो सकती है. दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, ऐड करने से 3 हो सकता है. या फिर n की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 भी हो सकती है. दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 हो रहा है, ऐड करने से 4 हो सकता है ना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 ओनली देखें तो स्टेटमेंट 1 है ना. अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, अगर प्रोडक्ट m इंटू एन स्टेटमेंट 2 की बात करें तो m इंटू एन अगर 24 दिया तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है भाई? 12 इंटू 2 भी हो सकता है. इट इज़ 24 यार, है ना. 6 4 जा 24 होता है, तो 6 and 4 भी हो सकता है. तो बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं. सो ये अलोन इट इज़, इसके अलोन अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 दिया तो आंसर नहीं निकाल सकते, स्टेटमेंट 2 अलोन दिया तो आंसर निकाल सकते. बट हम दोनों को एक साथ देखें. सो यहाँ पे अगर मैंने सपोज 6 और 4 लिया, बहुत सारी पॉसिबल है यहाँ पे 12 4, तो यहाँ पे m प्लस n जो है वो m n से सपोज मैंने यहाँ पे जो पॉसिबल है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास m n 24 आएंगे, वो कितना होगा? 124 हो सकता है, 12 और 2 हो सकता है, ठीक है, 8 और 3 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है ना. m एंड n की वैल्यूज़, या फिर यहाँ पे 3 8 m एंड n की वैल्यूज़ 3 8 हो सकता है, यहाँ पे 4 6 हो सकता है, 2 12 हो सकता है एंड 24 और 1 हो सकता है. ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं यार. तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास सपोज यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 6 एंड मतलब 24 एंड 1, ठीक है. सो m को हमने क्या ले लिया? सपोज यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिया, देखो m को 24 एंड को 1. सो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 24 हो जाएगा. m इंटू एन इज़ 24, है ना. m प्लस n करेंगे तो वो 24 प्लस 1 दैट इज़ 25, जो कि मोर देन है m इंटू एन से, ठीक है. सो 24 एंड 1, और m बड़ा होना चाहिए, सो m 24 होगा, ठीक है. 1 एंड 24 क्यों नहीं सकते? बिकॉज m बड़ा होना चाहिए. So, दोनों को जब हम लेते हैं तो हम करेक्टली आंसर कर सकते हैं. सो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग दी आइदर स्टेटमेंट अलोन. बिल्कुल सही बात है. दोनों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं m एंड n का, और एक स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते यार. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A question is given followed by two statement 1 and 2 and consider the question and the statement यार. क्वेश्चन क्या है? What is the time required to download the software? The size of the software is 12 megabytes. The transfer rate is 2.4 kilobyte per second.
सो 12 बाई यहाँ पे मेगा मतलब 10⁻, मेगा में कितना होता है भाई, आपको किलोबाइट को मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है, तो मतलब 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू कितना के बी होता है, 2024 के बी। सो 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन यहाँ पे 2.4 किलो बाइट। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर में जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 जाइए 2 जाइए 1 जाइए 512, सो 5120 सेकेंड्स लगेंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। यार हमको टाइम कितना लगेगा जब तक हमको, ठीक है, साइज़ पता है, ट्रांसफर है जब तक पता नहीं रहेगा हमको टाइम नहीं निकाल सकते, दोनों का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ P मीन्स ग्रेटर देन Q मीन्स लेस देन, ठीक है, P मतलब ग्रेटर देन होता है, Q मतलब लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन एंड T मीन्स इक्वल टू, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ठीक है, इफ 2x इज नॉट ग्रेटर देन 3y पहला स्टेटमेंट है, एंड 3x इक्वल्स टू 4z, देन 9y इज ग्रेटर देन 8z। ठीक है भाई, अगर 2x 3y से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा 2x इज मोर देन 3y। ठीक है, 3x बराबर है तो यहाँ पे 3x इज मोर देन, और 3x इज इक्वल टू 4z, मतलब यहाँ पे 4z जो होगा इट इज़ मोर देन 3y। सो 8, इसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8z इज मोर देन 6y। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है भाई यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर 6y छोटा है 8z से, 9y कर देंगे तो भी छोटा ही होगा। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4z/3। जब x की वैल्यू 4z/3 आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिया, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये बोल सकते हैं कि x इज़ मोर देन 1.5, इधर जाएगा तो 1.5y से x बड़ा है। ठीक है, मीन्स 4z/3 इज़ मोर देन 1.5y। इधर जाएगा 4z इज़ मोर देन, ये हो जाएगा 5 से 15 का 5 1 कैरी 4.5y। ठीक है, 4.5y से बड़ा होगा 4z। ठीक है, मल्टीप्लाइंग दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 8z इज़ मोर देन इक्वल टू 9y। ठीक है, 8z बड़ा होगा। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे 8z इज़ मोर देन 9y। p मतलब क्या होता है, मोर देन। सो 8z इज़ मोर देन 9y। लेकिन ये किस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 9y इज़ मोर देन 8z बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है यार। नाउ सेकेंड है, इफ़ x इक्वल्स टू, सॉरी q मतलब क्या होता है, q मतलब q मतलब इज़ लेस देन 2y एंड y r इज़ नॉट लेस देन
z, then x is not more than z. So y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.5x. So 0.5x is not more than z. So x is not more than 2z. ठीक है, x इज नॉट मोर देन 2z, ये सही होगा. x इज नॉट मोर देन z बोल रहा है तो ये गलत. तो हमसे करेक्ट पूछा है, दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 है, a question is given followed by two statement 1 and 2. consider the question and the statement. age of each p and q is less than, p का एज जो है वो लेस देन 100 ईयर्स है बट मोर देन 10 ईयर्स. ठीक है, दोनों का जो एज है लेस देन 10 ईयर्स है बट मोर देन लेस देन 100 ईयर है. पी एंड क्यू दोनों का 10 ईयर से ज़्यादा है और 100 ईयर से कम है. इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू. ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ पी देन, ठीक है, तो इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ पी, पी सपोज यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे क्यू जो है वो वाई जेड है. व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एज. ठीक है, हमको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द एज दैट इज एक्स वाई माइनस वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी है. स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ पी इज़ ग्रेटर देन ऑफ क्यू. स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर एजेस. तो सम ऑफ देयर एजेस कितना होगा, 10x प्लस वाई एंड प्लस 10y प्लस z इक्वल्स टू 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस. ठीक है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस z. सो ये हो गया. तो ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा इधर से 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 11/6. 11x नहीं, ये माइनस है ना, सो यहाँ पे 9x माइनस 9y. तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे इधर 6 आ जाएगा, 9x माइनस 9y. 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 9x माइनस 9y. सो ये इधर आएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15y इधर जाएगा तो 3x. सो x इज इक्वल टू 5y. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5y. डिफरेंस ऑफ द एज निकालना है. ठीक है, x की वैल्यू 5y आ गई. सो नंबर क्या आएगा भाई, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p वैल्यू जो है हमारे पास p इज इक्वल टू एक्स वाई. सो 10x था उसको 10 5y कर दिया प्लस y दैट इज़ 51y ईयर्स. एंड q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10y था प्लस x दैट इज़ 5y दैट इज़ 15y ईयर्स. ठीक है, सो हमारे पास p की वैल्यू 10 से ज़्यादा है एंड q की वैल्यू 100 से कम है. सो दोनों का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 10 से ज़्यादा 100 से कम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए भाई. अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 कर दिया तो ये y की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये वक्त 105 साल हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा. सो y की वैल्यू यहाँ पे
कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 1 होगी, सो पी की वैल्यू हो जाएगी 51 ईयर्स, क्योंकि वैल्यू हो जाएगी 15 ईयर्स, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा पी माइनस क्यू कितना हो जाएगा भाई 36 ईयर्स। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। यार यहाँ पे भी यही होगा, सी अकेले नहीं आंसर कर सकते। हाँ देखो ये पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट। देखो भाई यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमारे पास है द सम ऑफ द डिफरेंस, तो इसी वैल्यू से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू 1 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ स्टेटमेंट 1 है तो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है। टिक करने से पहले सोचना समझना फिर टिक करना यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हमसे पूछी जा रही है, दोनों एक्स डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एक्स बाई वाई इज़ ऑड एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो सपोज यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, दैट इज़ 3 and 4, 6 and 2, एक्स वाई की वैल्यूज़ 12 and 1, फिर 4 and 3, 2 and 6 and 1 and 12। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑड आ रहा है ना, तो ये हमारे पास हो सकता है वैल्यू। ठीक है, सपोज वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। ठीक है, ये ले लिया मैंने, एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, ऑड आया ना। ठीक है, सो हमारे पास एक्स वाई वैल्यू 12 आ रही है। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, यहाँ पे कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। अगर ये ऑड नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे इवन, तो ये भी हो जा रहा है यहाँ पे 12/1। ठीक है, सो दोनों की स्टेटमेंट जब दिया हुआ तब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। A certain amount was distributed among x, y and z। ठीक है, who received the least amount। स्टेटमेंट 1 क्या है, x received 4/5 of what y and z together received, 4/5 of y plus z। स्टेटमेंट 2 है, y received 2/7 of what x plus z together received। ठीक है, सबसे कम किसको मिला ये हमको पता लगाना है यार। सो y 7y इक्वल्स टू यहाँ से 2x प्लस z, मतलब 2z, यहाँ से 5x इक्वल्स टू 4y प्लस 4z। देखो भाई यहाँ पे ना हमको क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, इसमें से सबसे कम किसको मिला है ये हम नहीं निकाल सकते जब तक यहाँ पे तीसरा जो रिलेशन है, z को कितना मिला है, x को कितना मिला, z को कितना मिला, अगर हमको ये नहीं पता चलेगा तो कैसे निकालेंगे यार। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। सो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, स्टेटमेंट 1 को हम सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट 1 को यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या निकल रहा है भाई हमारे पास, x इक्वल्स टू 4/5 ऑफ y प्लस z। सो मैं अगर वाई जेड निकालूँ तो x बाई वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4/5।
ठीक है। सो इसमें अगर रेशियो में एक्स जो है वो 4 है तो मैं नीचे एक्स एक्स अगर प्लस कर दूंगा तो नीचे जो है एक्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्स को नीचे प्लस कर दूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ नीचे में 4 प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, स्टेटमेंट 1 से। ना स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू 2/7 ऑफ एक्स प्लस जेड। सो वाई अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2/7। यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 है तो अगर मैंने यहाँ पे वाई नीचे प्लस किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 2/2 ऐड आ जाएगा तो 9, 2/9। तो ये हमारे पास दूसरा। तो यहाँ पे हम एक रेशियो निकालें। ठीक है, रेशियो निकालें तो क्या आएगा भाई, एक्स का यहाँ पे कितना जा रहा है 4, एक्स इज़ टू वाई इज़ टू जेड निकालें। सो एक्स इज़ 4 वाई इज़ 2 और जेड कितना बचेगा 6 होगा तो जेड 3 बचेगा। सो यहाँ पे लिस्ट किसको मिल रहा है भाई, लिस्ट मिल रहा है वाई को। तो दोनों को यहाँ पे लिस्ट किसको मिल रहा है, वाई को। हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन यार। सो आंसर क्या हो जाएगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statement. If the average marks in a class are 60 then what is the number of student in the class। ठीक है, एवरेज हमको कितना दे दिया है भाई 60 दे दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको बताने हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट 70 है, लोएस्ट यहाँ पे 50 है। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। हाईएस्ट एंड लोएस्ट को हटा देने के बाद हमारे पास एवरेज चेंज नहीं होता। तो हमको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ। तो पहला स्टेटमेंट हमको एवरेज पता है क्या होता है भाई, एवरेज इज इक्वल टू हाईएस्ट प्लस लोएस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज हमको 60 दिया हुआ है तो हाईएस्ट 70 प्लस 50 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट एन इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 120/60। सॉरी, हाईएस्ट अपॉन लोएस्ट प्लस 2 इज इक्वल टू एवरेज आ जाता है यार। ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज, बिल्कुल। तो हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। ठीक है, तो हमारे पास सपोज टोटल जो सम है, सम ऑफ द मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट एन इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो सम में से माइनस कर दिया 120 अपॉन एन इज इक्वल टू 60, सम अपॉन एन इज इक्वल टू 60। तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो सम है यहाँ पे इट इज 60n। ठीक है, 60n माइनस 120 करेंगे सो ये जगह ठीक थी। 60n इज इक्वल टू माइनस 120 इज इक्वल टू 60n। अच्छा, तो ये n माइनस 2 हो जाएगा भाई, नीचे में 2 लोग कम हो जाएंगे। सो 60n माइनस 120 इज इक्वल टू 60n माइनस 6 2 जा 120। सो ये 1 इक्वल्स टू 1 आ जा रहा है भाई। तो दोनों डाटा से हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकाल सकते। दी हाईएस्ट मार्क, तो पहले डाटा से हम हाईएस्ट मार्क फ्रॉम द स्टूडेंट आर दी क्लास 70 एंड लोएस्ट 50 दिया हुआ। ठीक है, तो इससे तो हम नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यार। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज।
ठीक है, इससे भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। विच वन दी फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ दी अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों स्टेटमेंट से हम यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते, इसको उतना डाटा ही नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a question is followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statement. There are three distinct prime numbers whose sum is a prime number. ठीक है, what are those number? तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जिनका सम एक प्राइम नंबर है। दिस सम इज लेस देन 23। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन सा जिनका दो ही मल्टीपल होते हैं, 1 और ये खुद। तो यहाँ पे 1 2 3 7 1 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं है, 22 नहीं है। तो ये हमारे पास 23 से नीचे वाले सम इज लेस देन 23। वन ऑफ देम इज 5। ठीक है, डिस्टिंक्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन है, एक 5 हो जाएगा और लेस देन 23 है तो यहाँ पे 17 हो सकता है, 13 11। एंड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स उस सम इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सम जो है वो प्राइम नंबर है। सो वन नंबर इज 5, जो 5 है एक, सो +3 करेंगे तो 8 होगा। 5 3 और 7, सो 1 इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 7 11 3 + 5 ये हो जाएगा 16। अरे ये हमारे पास पॉसिबल है भाई, 19 हो जाएगा ये। ठीक है, सो हमारे पास प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 3 11 एंड 5 हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन द स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। The question can be answered using either statement alone. The question can be answered by using both statement together but cannot be answered using the statement alone यार। So यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, सम इज लेस देन 23। तो ऐसे प्राइम नंबर जिसका लेस देन 23 सम आएगा तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल वैल्यूज है 19 का ही। हमारे पास 3 सम करेंगे तो 19 लाने का यहाँ पे प्राइम नंबर से एक ही तरीका है। सो हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ये निकाल सकते हैं। वन ऑफ द नंबर इज 5, इसकी जरूरत नहीं है भाई। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, नहीं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, है ना, दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं इसको। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट। यहाँ इसको हम पहले स्टेटमेंट से मत निकाल सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट अकेले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। बिकॉज 19 लाना है प्राइम नंबर से तो पॉसिबिलिटीज़ यही होगी भाई, है ना। एक 5 है, ऐसा बिना बताए भी हम ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2. कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। इज क्वेश्चन क्या है, x + y इज एन इंटीजर। अगर हमारे पास 2x + y इंटीजर है and x + 2y is an integer, which one of the following is correct in respect of the above question and statement? So यहाँ पे अगर 2x + y इंटीजर दिया हुआ है, इफ y इज एन इंटीजर x कैन नॉट बी एन इंटीजर। सो x + y कैन एंड कैन नॉट बी एन इंटीजर यार।
है ना, एंड x प्लस 2y इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे इफ़ x इज एन इंटीजर सो y कैन बी और कैन नॉट बी, कैन बी और कैन नॉट बी एन इंटीजर। सो यहाँ पे भी टू अलोंग इज़ नॉट सफिशिएंट। प्लस अगर हमारे पास दोनों कंबाइन करेंगे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू को, सो अगर हमारे पास 2x प्लस वाई इंटीजर है, मतलब x जो होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में 2x प्लस वाई दिया हुआ, मतलब y जो है यहाँ पे एक इंटीजर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। बिकॉज आप दोनों को, हम यहाँ पे दोनों को प्लस करने से इंटीजर आ रहा है, 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ये हमारे पास ये इंटीजर होगा। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू इंटीजर। सो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीजर बाई 3। सो x प्लस वाई मे और मे नॉट बी एन इंटीजर यार। So the question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement. The question can be answered using either statement alone. The question can be answered by using both statement together, but cannot be answered using the other statement alone. The question cannot be answered even by using both statement together. बिल्कुल यार, इसको दोनों मिला के भी आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, the question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question, the statement. A person buy 3 articles PQR for 50 rupees. पी क्यू प्लस आर दिया हुआ है 50 रुपीज़। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्यू, क्यू दिया हुआ है 16, विच इज़ द लीस्ट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द पार्टिकल पी, ठीक है। क्यू दिया हुआ है 15, तो पी प्लस आर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 16, दैट इज 434। द कॉस्ट ऑफ आर नॉट मोर देन डेट ऑफ पी, पी प्लस आर जो है हमको बोला गया है क्यू का प्राइस जो है वो 16 है, वो लीस्ट है। सो द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी, आर का जो कॉस्ट है पी से बड़ा नहीं होगा। ये कहीं नहीं बोला भाई क्यू का लिस्ट होगा, बोला है, ठीक है। पी का मैक्सिमम होगा ये नहीं बोला गया है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, जब तक आर का प्राइस ना दिया हो हम कैसे निकाल सकते हैं पी का प्राइस यार। सो the question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement alone. The question can be answered using either statement alone. The question can be answered using both the statement together, but cannot be answered using the statement alone. ठीक है। The cost of P is not more than that of R. P का जो है R से बड़ा नहीं है, so P is less than equal to R, that is 34. ओके। एंड हम अकेले देखो यहाँ पे ओनली पॉसिबल केस जहाँ पे बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा यार। सो P इक्वल्स टू R कर देंगे, इक्वल्स टू P इक्वल्स टू R करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P प्लस आर 34/2, दैट इज 17। मोर देन P नहीं है तो इक्वल टू हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल जो केस है वो क्या होगा, इक्वल टू वाला। सो द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन ऑफ P, इक्वल टू हो जाएगा। बिकॉज स्टेटमेंट वन से हमने निकाल सकते हैं उसका प्राइस, स्टेटमेंट टू से निकाल सकते, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे हम प्राइस निकाल सकते हैं 17 यार, ठीक है। नॉट मोर देन बोले इक्वल टू तो हो ही सकता है। सो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग दी अदर स्टेटमेंट अलोन। आंसर हो जाएगा 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट। ये तो हमको पता ही है भाई,
A question is followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statement PQRS appear in a test. ठीक है, PQRS टेस्ट में अपीयर हुए. हैज़ क्वेश्चन क्या है, हैज़ P स्कोर्ड मोर देन Q. क्या P ने Q से ज़्यादा लिया है, क्या स्कोर किया है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय PQ इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय R प्लस S. P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S. स्टेटमेंट 2 क्या है, ठीक है, अगर P प्लस Q R प्लस S है तो क्या P इक्वल्स टू P इज मोर देन Q यहाँ पे बोल सकते हैं भाई. नो, नॉट स्टेटमेंट 1 अलोन. The sum of the marks scored by P plus S is more than the sum of the marks scored by Q plus R. P plus S जो है वो Q plus R से बड़ा है. तो यहाँ पे हो सकता है कि Q बड़ा S बड़ा हो यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ भी नॉट S अलोन. अब दोनों को जब हम मिला देंगे, P प्लस Q इजिकल टू R प्लस S है. सो P प्लस S, if P plus S is more than Q plus R, then यहाँ पे भाई दोनों को मिला के भी हम यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते यार. ठीक है, कि यहाँ पे कोई रिलेशन और नहीं बन रहा है. ठीक है, बताया नहीं गया. सो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर. क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशन सपोज इक्वेशन 1 मानते हैं और ये इसको इधर ले आया, P माइनस Q कर दिया, मोर देन इधर ले आया तो ये R माइनस S, ये इक्वेशन 2 मानते हैं. अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 करूँगा तो क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा P इज़ मोर देन, दोनों को प्लस करूँगा तो 2R इज़ मोर देन इक्वल टू. सो P इज़ मोर देन इक्वल टू R. P और R का रिलेशन आ रहा है. ठीक है, P और Q का रिलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, D. क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन क्या है, इज़ P ग्रेटर देन Q. क्या P ग्रेटर देन Q है. स्टेटमेंट 1 क्या है, P इंटू Q इज़ ग्रेटर देन 0, इज़ ग्रेटर देन 0. स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2 क्या है, P स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन Q स्क्वायर. P स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन Q स्क्वायर. तो क्या P Q से बड़ा है, ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है भाई. सो स्टेटमेंट 1 के अंदर P और Q यहाँ पे 0 नहीं हो सकते, बिकॉज अगर इन स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखें, सो P और Q ये दोनों जो होंगे 0 नहीं हो सकते यार, दे मस्ट बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. ठीक है, सो यहाँ पे बोथ P एंड Q और पॉजिटिव है. सपोज 2 and 3 है तो 2 3 या 6 जो कि मोर देन 0 आ रहा है. सो Q इज़ मोर देन P. दूसरा केस हो सकता है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव ले लिया -2 एंड -3 तो भी 6 आ सकता है. तो यहाँ पे P इज़ मोर देन Q आ जाएगा. अगर सब P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 3, सो 2 3 जा 6 विच इज़ मोर देन 0, ये केस बन सकता है. या फिर P इज इक्वल टू -2, Q इज इक्वल टू -3, सो ये हो सकता है -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6 जो कि मोर देन 0 आएगा. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमको क्या बोला गया है, P इज़ ग्रेटर देन Q. तो P इज़ ग्रेटर देन Q ऐसे नहीं बोल सकते भाई. इस केस में यहाँ पे P इज़ लेस देन Q एंड इस केस में P इज़ मोर देन Q. द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट. यार हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 1 से तो डिटरमाइन नहीं कर सकते. अगर हमको दिया हुआ है P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, सो यहाँ पे अगर केस 1 हमने ये केस 1 मान के चला, ये केस 2. केस 1 में हमारे पास P स्क्वायर इज़ 4, Q स्क्वायर इज़ 9. यहाँ पे P स्क्वायर क्या हो जाएगा
4 यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा 9। सो हमको क्या बोला गया है कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर यार। सो यहाँ पे जो वैल्यू आई केस 1 वाला, बिकॉज केस 1 में हमारे पास पी स्क्वायर जो है 9 हो रहा है एंड क्यू स्क्वायर जो है वो 4 हो रहा है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर इज मोर देन क्यू स्क्वायर यार। तो केस 1 हमारे पास जो होगा वो करेक्ट होगा, मतलब जो नंबर्स हो जाएंगे वो 2 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन इज पी मोर देन क्यू आफ्टर। देखो ठीक है भाई, अगर हमने दोनों केस कंबाइन कर लिए तो पहला, अगर मैंने पी की वैल्यू 3 मान ली, सो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये पी स्क्वायर इज मोर देन 2, ये सही लग रहा है। लेकिन अगर मैंने इसी केस में पी की वैल्यू अगर मैंने कितनी मान ली यार, -3 एंड क्यू की वैल्यू -2 मान ली, तो पी स्क्वायर दैट इज 9 एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्यू इज़ मोर देन पी है भाई। तो ये फुलफिल यहाँ भी कर रहा है, दोनों की वैल्यू जो है 0 से भी फुल आएगी, तो दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, सही आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। आंसर क्या हो जाएगा 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज पी प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। पी प्लस क्यू माइनस आर, क्या ये ग्रेटर है पी माइनस क्यू प्लस आर से, वेयर पी प्लस क्यू एंड आर इंटीजर्स। पी माइनस क्यू जो है ये पॉजिटिव है, पी माइनस आर जो है ये नेगेटिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। ठीक है, क्या ये बड़ा होगा इससे, पी माइनस क्यू पॉजिटिव है मतलब पी इज़ मोर देन क्यू, नेगेटिव है मतलब आर इज़ मोर देन क्यू, आर इज़ मोर देन पी। सो पी क्यू से बड़ा है, आर पी से बड़ा है। सो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट इसको मैं देखूँ तो पी, इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा पी माइनस आर तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव में माइनस आर करेंगे, प्लस क्यू करूँगा तो पी और क्यू में से इन दोनों को प्लस करने से पॉजिटिव आ रहा है, पी बड़ा है, इन दोनों को प्लस करने से। ठीक है, तो अब देखो तो स्टेटमेंट जो दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है, पी माइनस क्यू, आर जो है पी से बड़ा है, तो इन दोनों को जो प्लस करके माइनस क्यू करूँगा तो ये छोटा आएगा भाई, इसके दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, एंड दोनों से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट यार। सो आंसर क्या हो जाएगा सी। कैसे आप समझो जरा, अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूँ तो स्टेटमेंट 1 में ये हो जा रहा है, स्टेटमेंट 2 में ये हमारे पास आ रहा है, दोनों को जब मैंने कंबाइन किया ना, कंबाइनिंग टुगेदर, सो यहाँ पे जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो पी सबसे बड़ा, सॉरी आर सबसे बड़ा उससे छोटा पी,
और सबसे छोटा क्यू, ये हमारे पास आ रहा है तीनों कंबाइन करने से। सो आर इज़ लेस देन क्यू, आर इज़ लेस देन क्यू। तो यहाँ पे आर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू माइनस कर रहे हैं। सो सॉरी, आर इज़ मोर देन क्यू, तो इसमें आर माइनस कर रहे हैं। इज ग्रेटर देन, नो भाई, इट इज़ लेस देन यार, इट इज़ लेस देन। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों की जरूरत पड़ेगी हमको ये बताने के लिए। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14 है, कंसिडर 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड। सपोज जो डिजिट है इसका सम जो है इसके प्रोडक्ट के बराबर है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर है इसका सम जो होगा। इट इज़ 100 नहीं 1000x, सॉरी 100x प्लस 10y प्लस z। दिस वन द डिजिट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट। तो इसमें से ये नंबर कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास पूछा जा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर जो आएंगे वो कौन आएगा, y1 2 3 XYZ। ठीक है, ये 1 2 3 हो सकता है जिसमें मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, या फिर 3 2 1 3 1 2 1 3 2। ओके, 1, फिर से यहाँ पे नंबर लिखता हूँ। ठीक है, 1 2 3, ठीक है 1 2 3 1 3 2, फिर 2 1 3 2 3 1, फिर 3 1 2 3 2 1। ये हमारे पास 6 नंबर्स बन सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। तो नंबर सम जो है वो कितना हो रहा है 6, ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये 6 से डिविजिबल होंगे। तो इन दोनों में से क्या होगा भाई, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट में हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, तो नंबर तो हम नहीं बता सकते दोनों स्टेटमेंट से भी। सो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। यार एक तो कर ही नहीं सकते, दोनों से भी नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं यार, ए बी सी डी एंड ई। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई और बी का रिलेशन निकालना है। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी। ई इज द सन, ई इज द सन। हमको रिलेशन निकालना है बी और ई का। ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए एंड सी आर सिस्टर्स मतलब बी लड़का होगा, ये सिस्टर होगी, है ना। ए इधर सिस्टर होगा, इसका है ना, इसका हस्बैंड हो गया बी। ठीक है, तो अभी हमारे पास बना है भाई ए एंड सी आर सिस्टर्स, ई इज़
डी सन डी इज द फादर ऑफ सी, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। ठीक है, तो हमको रिलेशन निकालना है बिटवीन ई एंड बी। ई एंड बी, ई और बी क्या हो जाएंगे भाई, रिलेशन निकालना है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 5, 4 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर। सही, सबका स्टेटमेंट चाहिए बिकॉज ए एंड बी। सो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पड़ेगा जरूरत, तो आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एज ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, एनी 2 सक्सेसिव एज डिफरेंट और एजेस डिफर बाई 2 ईयर्स। दो जो एज हैं वो एक दूसरे के बीच में 2 ईयर्स का डिफरेंस है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। ठीक है, ए यहाँ पे जो एल्डेस्ट है मतलब ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। अगर हमारे पास सबका डिफरेंस ये दे दिया गया है, सो 3 टाइम्स ऑफ ए, सो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, +2 +2 +2 +2 +2 करेंगे तो ये, +2 करेंगे तो ये, +2 करेंगे तो ये, +2 करेंगे तो ये। सो ए + 8 इक्वल्स टू 3a। सो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 4। यंगेस्ट चाइल्ड का एज हमारे पास आ गया भाई 4 ईयर्स। तो द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रेन इज 8 ईयर। स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसका एज को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। The question can be answered using one statement alone. The question can be answered by using either statement alone. The question can be answered by using both statement together but cannot be answered using either statement alone. The question cannot be answered, ये गलत है। देखो, एवरेज अगर हमारे पास चिल्ड्रेंस का 8 दे दिया गया है, एवरेज मतलब सम a प्लस ए बाई 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8, ये 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 8 ईयर्स। तो भी हमारे पास है ना, तो आइदर स्टेटमेंट दोनों, आइदर स्टेटमेंट अलोन दोनों से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो 16 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें भी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अकेले अकेले। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ पार्टी 75% टुक टी, 60% टुक कॉफ़ी, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, 75 जो हैं वो चाय पीते हैं, 60 कॉफ़ी एंड 15 जो है टी प्लस कॉफ़ी। नो वन टेकिंग मिल्क टेक, ओके, जो नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो चाय जो दूध पीता है वो चाय नहीं पीता। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक। हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड दी पार्टी। ठीक है, जो मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 50% टुक मिल्क, है ना, तो जो मिल्क लेता है वो कॉफ़ी नहीं लेता, तो +50 यहाँ पे मिल्क ले लिए। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक और टुक मिल्क ओनली। सो हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। सो टी प्लस कॉफ़ी के लोग कितने हैं, 15, तो यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। 75 + 60 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13 है ना, -15 करेंगे तो 120 + 50 मिल, तो 170 लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, अटेंड किया होगा भाई, है ना।
टी कॉफ़ी दोनों पीते हैं। सो एक चीज़ है भाई, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि देखो, जो मिल्क पीता वो टी नहीं पीता ऐसा लिखा गया, जो मिल्क पीता वो कॉफ़ी नहीं पीता ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो जो कुछ लोग सपोज़ यहाँ पे ये चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी और मिल्क भी पी रहे होंगे। टोटल टी जो है वो 75 लोग पी रहे हैं, कॉफ़ी यहाँ पे 60 लोग पी रहे हैं, और जो कॉमन है वो 15 है। यहाँ पे मिल्क हमारे पास 50 दे दिया गया, कॉमन सपोज एक्स हो गया। कुछ लोग यहाँ पे जो मिल्क पी रहे हैं ना यार, है ना, वो 50 लोग पी रहे हैं, ये एक्स हो गया सपोज, है ना। एंड ये वाई हो गया। सो ये वाला 15 है तो ये 45 होगा। सो ये 45 प्लस एक्स होगा इसकी वैल्यू। कुछ लोग यहाँ पे मिल्क एंड कॉफ़ी ना, मिल्क एंड कॉफ़ी दोनों पी रहे होंगे। तो सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी, है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने अटेंड किया कॉफ़ी, वो कितना हो जाएगा, 60 जो मिल्क पी रहे हैं, सॉरी 60 जो कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब 60 कॉफ़ी नहीं, जो चाय पी रहे हैं भाई, यहाँ पे ये वाला अंदर हो जाएगा, सिर्फ चाय पी रहे हैं। फिर 15 जो चाय कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, प्लस 45 माइनस एक्स जो कि सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, प्लस एक्स जो कि कॉफ़ी और मिल्क दोनों पी रहे हैं, प्लस सिर्फ मिल्क पी रहे हैं। ये हमारे पास जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ जिन्होंने अटेंड किया। ये कितना जा रहा है भाई, यहाँ पे ये एक्स एक्स कैंसल, ये 45, ये 5 दूंगा तो ये 50, और ये 60 120 प्लस वाई, है ना, ये हमारे पास आ जा रहा है। बोला कि 50% टुक मिल्क, 50% टुक मिल्क मतलब ये एक्स प्लस वाई दे दिया कितना, 50। सो वी कैन नॉट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिल्क पी रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक द मिल्क, मिल्क ओनली, मतलब जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं बता पाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट से वाई की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। बट जो स्टेटमेंट 2 है उसमें हमारे पास बोल दिया गया है कि जो अटेंड कर रहे हैं पार्टी, दैट इज़ 120 प्लस वाई इज़ 5 टाइम्स जो सिर्फ मिल्क पी रहे हैं, सिर्फ मिल्क वाले वाई होंगे। तो 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाई, सो 120 इज इक्वल टू 4 वाई। सो हमको यहाँ पे ये सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी भाई, ओनली मिल्क वाले, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 वाई, 120 इजिकल टू 4 वाई, वाई इजिकल टू 30। जब वाई की वैल्यू 30 आ जाएगी, टोटल हमारे पास 120 प्लस वाई की वैल्यू डालेंगे 30, तो 150 लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया। सो हमारे पास कितने लोग अटेंड कर सकते हैं वो हम स्टेटमेंट 2 से ही निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ओनली सफिशिएंट, अलोन सफिशिएंट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने पार्टी को अटेंड किया। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। देखो भाई, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से कर सकते हैं, ठीक है, सही बोल रहा है ना। कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट, यस, हम स्टेटमेंट 2 से यहाँ पे सॉल्व इसको आंसर कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट अलोन से यहाँ पे इसको आंसर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन है, इज एक्स इज एन इंटीजर, x/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। सो x कैन बी एन इंटीजर एंड कैन नॉट बी एन इंटीजर। सपोज ये 6 होता तो 6/3 इज एन इंटीजर, बट ये अगर हमारे पास 4 होता तो ये नॉन इंटीजर। तो क्या x कैन बी एन इंटीजर, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, x/3 नॉन इंटीजर है, तो यहाँ पे x जो होगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर ही होगी, कैन बी एंड कैन नॉट बी और नहीं, इट इज़ इंटीजर। 3x इज एन इंटीजर, अगर 3x इंटीजर है सो x की वैल्यू 1.5, इट कैन बी ए नॉन इंटीजर, एंड 3 इंटू 2 इज 6, दैट इज एन इंटीजर। सो यहाँ पे इट कैन बी एंड कैन नॉट बी,
सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, इज एक्स इज एन इंटीजर। सो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। बिल्कुल यार, हमसे 1 से ही समझ आ जा रहा है कि ये इंटीजर है, बट स्टेटमेंट 2 अलोन हम देखें तो 3x से यहाँ पे इंटीजर नहीं लग रहा है यार, ठीक है। x is an integer or not, both statement are satisfied यार। तो that means we cannot definitely say कि x integer हो सकता है, नहीं भी हो सकता, because second में can and cannot be, so thus both statement are not sufficient to answer the question कि x integer है कि नहीं। फर्स्ट से सही लग रहा है, सेकंड से सही नहीं लग रहा है, so both statement are not sufficient to answer the question। मतलब x फर्स्ट स्टेटमेंट से लग रहा है इंटीजर, सेकंड से नहीं लग रहा है और हो भी सकता है, तो यहाँ पे ये फुल्ली नहीं लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज प्राइम नंबर एंड q इज कंपोजिट नंबर। p मतलब ओनली वन एंड खुद, इसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक खुद और एक वन, एंड कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन वन फैक्टर्स। सो p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर। p इंटू q कैन बी एन ऑड नंबर। सपोज यहाँ पे p को मैं मान लेता हूँ 2q इज अपोज 4, सो 2 इंटू 4, क्या ये ऑड हो सकता है? ये 8 हो गया यार। सपोज कंपोजिट नंबर मैंने ले लिया 9, ठीक है। प्राइम नंबर सपोज मैंने 3 ले लिया, कंपोजिट नंबर 4, ठीक है। सपोज ये ले लिया कंपोजिट नंबर 10 और ये ले लिया 3, या फिर ये ले लिया 5, तो यहाँ पे ये ऑड हो सकता है क्या? देखो भाई, स्टेटमेंट 1 में अगर मैंने ये 9 ले लिया कंपोजिट नंबर, 9 5 जब 45, तो ये हाँ ये ऑड हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। p बाई क्यू कैन बी प्राइम, ठीक है। तो सपोज मैंने प्राइम नंबर यहाँ पे 3 ले लिया, क्यू यहाँ पे 9 ले लिया, तो ये दोनों को डिवाइड करूँगा 9/3, ये भी हमारे पास कितना आ जा रहा है? 9/3 इज 3, दैट इज़ अ प्राइम नंबर, इट कैन बी अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। एंड 9 + 3 कितना हो रहा है? 12 इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखो अगर ऐसा हम निकालें, स्टेटमेंट 4 वाला जो है, स्टेटमेंट 3 जो है, सपोज 3 और 4 निकाला, तो p + q यहाँ पे, इसको मैंने 3 रख लिया, को प्राइम नंबर 4, तो 3 + 4 इट कैन बी ए प्राइम नंबर दैट इज 7। बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो करेक्ट हमारे पास पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 cities p q r in a state, हाउ फार इज सिटी p फ्रॉम q। p और q का डिस्टेंस हमको निकालना है। स्टेटमेंट 1 क्या है? q इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम r, q और r का जो डिस्टेंस है इट इज़ 18 किलोमीटर। सिटी p इज़ 43 किलोमीटर फॉर r, p जो है वो r से कितना है? 43 किलोमीटर। सो हमको p और q का डिस्टेंस निकालना है। तो भाई किस डायरेक्शन में दिया है डिस्टेंस, ये हमको नहीं बताया गया, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू द क्वेश्चन। यार ये ऐसे भी हो सकता है, 43 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस नहीं बता सकते भाई, दोनों इनसफिशिएंट हैं यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर around a circular table. Okay, consider the question and two statement given below. Who is sitting immediate left to A, facing the center of the table, ठीक है। Equidistance from each other around a circular table, तो A B C D 6 यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको 6 मैंने कर दिया यार। एक 2 3 4
1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई एफ। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ए। ए के सेंटर को ये फेस कर रहे हैं, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी हो जाएगा। बी सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, पहले चलो यहाँ पे पूछा गया है हमको, ठीक है, कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। बी सिटिंग अपोजिट टू सी, बी और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट है। एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ई, डी सिटिंग अपोजिट टू ई के अपोजिट डी है। एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, बी के लेफ्ट में कौन है, बी के लेफ्ट में है एफ। और ये हमारे पास ए को इधर मैंने रख दिया, सपोज ए को इधर रख दिया, तो यहाँ पे कौन बचा यार, डी सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला, बी सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ई। एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ। ठीक है, यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 है, और सबसे पहले तो बी सिटिंग अपोजिट टू बी को मैंने बी सी को यहाँ रख दिया, एंड मैंने पहले बी सी को यहाँ रखा था, फिर सी डी पास पास में होगा, तो अगर मैंने डी और ई को यहाँ रख दिया, ठीक है, बिकॉज सी और डी यहाँ पे पास पास है, सी और डी दूर कर, यहाँ भी सी और डी पास पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने सी को इधर कर दिया, बी को इधर कर दिया, ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे एफ है, सो ई और बी के बीच में यहाँ पे एफ आ रहा है, और ई और बी के बीच में नहीं, आगे बगल में यहाँ पे एफ आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल है। सो विच इज़ करेक्ट, हमको क्या पूछा, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ पे ए के लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए के लेफ्ट में यहाँ पे डी है। सो दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते यार, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट सफिशिएंट टू यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन यार, बिकॉज ये वेग है। यहाँ पे हमको एग्जैक्ट और भी डाटा हमको देना होगा, तभी जहाँ ये सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन, इज बी और इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। Z is the brother of X। बिल्कुल यार, अगर X ब्रदर है Y का, Y ब्रदर है Z का, तो यहाँ पे ये X और Z भी तो ब्रदर ही होंगे। Z इज द ब्रदर ऑफ X ना, ये मेल और फीमेल इसका जेंडर नहीं बताया गया, तो Z इज द ब्रदर, ऐसा नहीं बोलते, सिस्टर भी हो सकती है यार। सो X Y Z आर सिबलिंग्स, ये तीनों सिबलिंग्स हैं, फिर भी यहाँ पे ये Z का जो जेंडर है ब्रदर होगा कि ये नहीं बोल सकते। सो दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन यार। सो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जेंडर नहीं पता ना भाई Z का, तो ब्रदर नहीं बोल सकते। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर दी क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा का एज बताना है। मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। सपोज इसका मदर का एज m है, -24 करेंगे तो ये मनीषा का एज आ जाएगा। मदर का एज अगर x मानते हैं तो
5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन रेशियो। ठीक है, 5 ईयर लेटर मतलब x+5 अपॉन मनीषा का एज मैंने y मान लिया, तो y+5 आर इन रेशियो 3/5। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, आंसर आ जाएगा 5x+। ठीक है, सो दोनों की जरूरत पड़ेगी भाई हमारे पास। द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यार नहीं, स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the age। तो ये करेक्ट क्या होगा भाई यहाँ पे? करेक्ट ये होगा कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट चाहिए होगा भाई हमको। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। यार आंसर हो जाएगा 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 6 लेक्चर्स ABCDEF each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 PM। ठीक है, हर 6 लेक्चर्स जो हैं 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे शेड्यूल किए गए हैं 1 घंटे के। कंसिडर द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट, विच लेक्चर इज द थर्ड पीरियड? सो ABCDEF ऐसे इस सीक्वेंस में है बोल के हमको नहीं बताया गया, क्वेश्चन है ये। ठीक है, थर्ड कौन सा है? सो लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाई A एंड इज फॉलोड बाई C। लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाई A, इसके आगे A है, इज प्रीसीडेड बाई C, पीछे क्या है? मतलब फॉलोड बाई C, पीछे C है। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B, तो लेक्चर B जो है वो लास्ट है। ठीक है, सो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D और E यहाँ भी आ सकते हैं। D और E जो है वो आगे भी आ सकते हैं। सो हमारे पास जो थर्ड लेक्चर कौन सा है ये हम बता नहीं सकते भाई, बिकॉज डाटा इनसफिशिएंट है हमारे पास। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है, कंसिडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। द लास्ट डे, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे जो है वो लास्ट डे है। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th डे, मतलब 17 जो है वो थर्ड सैटरडे है। व्हाट डे इज 14th डे ऑफ दिस मंथ? 14th डे जो है लास्ट डे, अगर यहाँ पे मंडे हो गया मतलब लास्ट डे वेडनेसडे है, तो लास्ट डे यहाँ पे 2 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 का मंथ है कि कौन सा मंथ है नहीं बता सकते। ठीक है, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट है ना, स्टेटमेंट 1 से हम क्या नहीं कर सकते, व्हाट डे इज दी 14th डे। बट 17 डे अगर यहाँ पे सैटरडे है तो 17 यहाँ, 16 यहाँ, 15 यहाँ, 14 ये सैटरडे है, तो ये फ्राइडे होगा, ये थर्सडे होगा, ये वेडनेसडे होगा। सो स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नो यार, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। बिल्कुल, स्टेटमेंट 2 से ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो आंसर क्या जाएगा 25 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। नीचे से 31st में है एंड ये प्रिया है, सॉरी ये सीमा है अगर, सो ये प्रिया है 4 रैंक बिलो, यहाँ से 4th रैंक पे है और यहाँ से 31st फ्रॉम द बॉटम। इना इज 2 रैंक अबव सीमा, सो इसके 2 रैंक अबव है। सपोज ये 30 पे है तो ये 32 पे होगा। What is Seema rank from the top in the class of 40 student?
हमको सीमा का रैंक बताना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट से बता सकते हैं। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है प्रिया रैंक 4 बिलो द सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, तो ये 31st पे है ना। तो सीमा कितनी पे होगी, 4 बिलो है, नीचे से 31st पे है। सो नीचे सीमा कितनी पे होगी भाई, 35th पे, ठीक है। तो टोटल 35th पे है, तो ऊपर से कितने पे होगी, 5वें पे होगी। सो स्टेटमेंट 1 से ही हम बता पा रहे हैं इना रैंक 2 बिलो सीमा एंड इज 37 फ्रॉम द बॉटम। सो सेकेंड में भी ईना को बोल दिया गया 37th है बॉटम से ईना, तो दोनों सीमा का रैंक निकाल सकते हैं भाई, 35th आ जाएगा। सो हमसे दोनों से ही निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, आइदर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। बिल्कुल यार, दोनों से ही हम यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं, दोनों आर सफिशिएंट यार, अलोन सफिशिएंट, ठीक है। आंसर हो जाएगा 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 है कंसिडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन ईच of A and D is heavier than each of B, E and F but none of them is the heaviest, ठीक है। A और D जो है ये हैवियर हैं B, E and F से। इसमें से हैवीएस्ट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, ठीक है। A is heavier than D but lighter than C, तो C हैवीएस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A is heavier than D but lighter than C, heavier than D कैसे बोल सकते हैं यार, मतलब ये सब बोला गया है, ठीक है। सो A is heavier than D but lighter than, तो C इज जो हैवीएस्ट आ जाएगा, C इज दी हैवीएस्ट। स्टेटमेंट 2 हु इज दी हैवीएस्ट हमारे पास समझ आ जाएगा भाई, दोनों स्टेटमेंट सी इज दी हैवीएस्ट यार, यहाँ पे ए इज हैवियर देन दी बट लाइटर देन सी। बस सेकेंड स्टेटमेंट से हम यहाँ पे हु इज हैवीएस्ट नहीं बदल सकते, बस फर्स्ट स्टेटमेंट से हु इज दी हैवीएस्ट नहीं बदल सकते। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों की जरूरत पड़ेगी भाई क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ईच ए बी सी डी इज हैवियर, नहीं भाई, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया ए एंड डी इज हैवियर, है ना। तो यहाँ पे ए एंड डी इज हैवियर देन बी, ई एंड एफ बट नॉन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, सिर्फ स्टेटमेंट 1 को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ए बी मतलब ए डी बी सी मतलब बी, ई और एफ, इसमें सबसे हैवियर ये नहीं है, ये सब हैवीएस्ट नहीं है, तो हैवीएस्ट बचा कौन, सी, तो सी हैवीएस्ट आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लोग थोड़ा गलती करेंगे, दोनों को पढ़ के पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगता है, बट हाँ आंसर हो जाएगा 27 का सी। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरह से क्यों लगा लेना, बाकी बाद में दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट क्या है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो क्वेश्चन को क्यों लगा लेना पहले। क्वेश्चन नंबर 28 है टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन बिलो विथ रिगार्ड टू 4 मेंबर्स पी क्यू आर एस फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, ठीक है। पहले स्टेटमेंट क्या है, आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू, आर जो है ग्रेटर देन है पी एज वेल एज आर इज ग्रेटर देन क्यू, एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, एस इज नॉट लार्जेस्ट among 4 member पी क्यू आर एस which one is largest, ठीक है। पी क्यू आर एस, एस इज नॉट द लार्जेस्ट, आर जो है पी और क्यू दोनों से बड़ा है, तो आर लार्जेस्ट हो जाएगा यार, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 को पढ़ें, सिर्फ आर इज ग्रेटर देन पी एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट है निकाल सकते हैं, अगर आर हमारे पास बताया गया है कि पी और क्यू से बड़ा है, तो एस भी तो हो सकता है लार्जेस्ट, एस इज़ नॉट लार्जेस्ट, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दिया हुआ एस इज़ नॉट लार्जेस्ट, तो
भी नहीं बता सकते, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर वन अलोन, और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या है, एन इज अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट 2 क्या है, एन लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो 5 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। 13 को 4 से डिवाइड किया सो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे भी 1। ठीक है, इफ एन इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज एन। तो यहाँ पे अगर 17 हुआ तो 17 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 जो रिमाइंडर आएगा 1। सो यहाँ पे 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। एन इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, व्हाट इज़ द वैल्यू एन। ठीक है, एन इज़ अ प्राइम नंबर, लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई 4। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से हम यहाँ पे ये आंसर नहीं दे सकते। सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो आंसर हो जाएगा 29 का डी, क्योंकि हम यहाँ पे 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है यार। क्वेश्चन नंबर 30 है टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू नंबर फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। देयर प्रोडक्ट इज 21, देयर सम इज 10, व्हाट आर दी नंबर्स। दो नंबर सम जो है 7 3 जा 21, 7 प्लस 3 जो है वो 10 हो रहा है। ठीक है, सो प्रोडक्ट इज 21। अगर दो नंबर्स हैं जिनके पास 21 है, ऐसा कौन सा नंबर आएंगे भाई। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर है, 3 और 7 के अलावा कोई नंबर है क्या 21 लाने वाला। ठीक है, ऐसा कोई और नंबर है नहीं है भाई। सो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन यार। सो क्या हो जाएगा 30 का आंसर। हाँ देखो, सम अगर हमको नहीं दिया हुआ 10 तो यहाँ पे और भी नंबर्स होते हैं 21 एंड 2 नंबर्स, 21 एंड 1 भी तो हो सकता है यार। अगर सम 20 नहीं दिया तो दोनों ज़रूरत है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर वन अलोन, नॉट स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है थ्री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या है, सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। बी से सी छोटा है बट ए और बी से बड़ा है। डी इज ओल्डेस्ट। ठीक है, डी इज ओल्डेस्ट। ए इज ओल्डर देन बी, ए इज ओल्डर देन बी। हु अमॉन्ग ए बी सी डी इज यंगेस्ट, तो बी इज यंगेस्ट यार। ठीक है, सो डी इज ओल्डेस्ट, ए इज ओल्डर देन बी। 2 एंड 3 की जरूरत पड़ेगी। सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। देखो 2 एंड 3 से ही हम निकाल सकते हैं इसमें से यंगेस्ट कौन होगा, बिकॉज डी इज ओल्डेस्ट की जरूरत नहीं है पड़ेगी, बिकॉज एन से तो हमको समझ आ ही जा रहा है। सो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नो। स्टेटमेंट 1 and 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नो। स्टेटमेंट 2 and 3, स्टेटमेंट 1 and 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या है, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिंगर्स ऑन वन पेज, सॉरी देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन वन पेज ऑफ 51। एक 51 पेज बुक है, इसमें 2 से ज़्यादा फिगर्स नहीं हैं। देयर आर एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, एटलीस्ट 1 यहाँ पे हैं, 1 एटलीस्ट।
आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक। सो सब 51 तो होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 102, 51 से ज़्यादा एंड 102 से कम, इसके बीच में होंगे यार। ठीक है, सो आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज। सो 100 से तो कम होंगे, एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, तो हो भी सकते हैं यहाँ पे 100 से ज़्यादा। सो बोथ स्टेटमेंट्स है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर वन नॉट टू। नहीं भाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यार इसके बीच में हो सकते हैं, कितने होंगे, इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा होंगे कि नहीं बता नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू फॉलोड बाय क्वेश्चन। पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर, पी क्यू दोनों क्या नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। पी प्लस क्यू जो है वो ऑड है। पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर, क्या पी और क्यू ऑड इंटीजर होगा? सपोज 2 मैंने 3 मान लिया, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 5, वो भी एक ऑड है। सो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, जो कि एक इवन इंटीजर आ गया। ठीक है, चलो इसे और भी कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 5, 3 और 7 देखा भाई, 3 और 7 को ऐड करने से तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 10 आ जा रहा है। चलो 3 और 5 ऐड करने से 8 आ जा रहा है, 3 और 13 ऐड करने से 16 आ जा रहा है, 3 5 और 7, चलो 13 और 19 एक प्राइम नंबर है, ऐड करने से कितना आ जाएगा 9 3 12, 13 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ऐड करने से 15 आ जाएगा, और 13 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से इवन इंटीजर आ जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन के अंदर पी एंड क्यू ऑड इंटीजर्स होंगे? देखो भाई ये बोल नहीं सकते, ठीक है, ऑड इंटीजर होगा कि नहीं, बिकॉज ये दोनों सफिशिएंट नहीं है। कौन सा है ये बता नहीं पाएगा, नंबर कौन सा है, ऑड होंगे फिर इंटीजर होंगे। सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 33 कैंसिल हो जाएगा, सी। 34th क्वेश्चन है, अ 5-story बिल्डिंग विथ फ्लोर फ्रॉम 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट द फ्लोर। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिफरेंट 4 डिफरेंट कलर से पेंट किया इसको, एंड ओनली 1 कलर इज यूज। ठीक है, 5-story बिल्डिंग विथ फ्लोर 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स। इसमें अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया, और फ्लोर को सिर्फ एक ही कलर से पेंट किया गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिडिल 3 फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। मिडिल 3 बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट कलर्स में पेंट किए गए हैं। सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर इज आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर, सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो डिफरेंट कलर में पेंट किए गए हैं। द फर्स्ट एंड द 5th फ्लोर आर पेंटेड इन रेड। क्या हम बोल सकते हैं भाई, first 10 to ensure there are 2 consecutive floors have different colors, first and 5th is painted in red to ensure that 2 different consecutive floors have different colors। तो बिल्कुल सही बात है, हम स्टेटमेंट 3 से ही बता सकते हैं। चलो हमने नीचे को रेड में पेंट कर दिया, 5 कलर है ना, डिफरेंट 4 डिफरेंट कलर्स है, तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पेंट कर सकते हैं यार, इसको डिफरेंट, और ये रेड तो रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पे टू इंश्योर दैट 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, 3 स्टेटमेंट में अगर, है ना, यहाँ पे
सेकंड एंड फोर्थ को अलग अलग में भी कर सकते हैं। थर्ड मिडिल 3 4 आर्पेटेड डिफरेंट कलर्स, इनको भी अलग अलग कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ओनली सफिशिएंट कि हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स को डिफरेंट कलर में यहाँ पे पेंट करें। तो आंसर जाएगा 34 का बी। सी हमने बात की क्वेश्चंस फ्रॉम द डाटा सफिशिएंसी एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट करंट अफेयर्स।